एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट प्राइमरी पेपर फर्स्ट, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था आपका 2018 का। उसके क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग होल पेपर एनालिसिस करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन, आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो ये जो आज का वीडियो है क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और जो भी सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपके ईच एंड एवरी टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और आने वाला जो भी आपका टीचिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, चाहे वो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट हो या फिर पीएचडी एडमिशन्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं साइकोलॉजी के पार्ट से। तो उस क्वेश्चंस को हम लोग इसलिए यहाँ डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका जो आपका टीईटी का पेपर होने वाला है आगामी 23 जनवरी को, उसके लिए तो ये समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पेपर है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पेपर जो कंडक्ट हुआ था 18 नवंबर 2018 को, टेट प्राइमरी लेवल का एग्जामिनेशन है। तो 2.5 घंटे का पेपर होता है और टोटल जो क्वेश्चंस हैं आपके हर एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है यूपी टेट में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। दूसरा ऑप्शन है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। थर्ड ऑप्शन है संज्ञानात्मक संकार्य है। और फोर्थ ऑप्शन है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेपर जो है दोनों मीडियम में है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं चाहे हिंदी मीडियम से हैं तो आपको पेपर समझने में समस्या नहीं होगी। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, यानी कि एन ऑटोनोमस, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है राइट आंसर है। द कॉग्निटिव ऑपरेशन है, यानी कि कोहलर क्या चाहता था, कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज़ कॉग्निटिव ऑपरेशन। देखिए कोहलर जो है सूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देता हुआ चलूँगा मैं। कोहलर जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आहा एक्सपीरियंस जो है किस थ्योरी में आहा एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो आहा अनुभव क्या है, जब प्राणी कोई भी समस्या का समाधान कर लेता है तो उसके अंदर एक फीलिंग, गुड फीलिंग आती है, जिसे आहा अनुभव कहा है कोहलर ने। और इनके जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं कि इंसान जो है सूझ का सिद्धांत के द्वारा जो है चीज़ों को सीखता है और परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन होता है उसके दिमाग में। उसके दिमाग में क्या होता है, परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन होता है और अचानक से किसी भी समस्या का समाधान दिमाग में आ जाता है और वो अपने सूझबूझ से समस्या को सॉल्व कर लेता है। तो सूझ का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था। और कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है, एक संज्ञानात्मक संकार्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है एसोसिएशन बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। यानी कि इसमें पूछा गया है कि अगर किसी बच्चे को नई भाषा सिखाना है तो उसे कहाँ से सिखाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बच्चे को हमेशा अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से सिखाना चाहिए। यानी बच्चों को पहले लेटर का ज्ञान हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंग्लिश वर्ड सिखाना है तो उसे ABCD ये लेटर्स सिखाने हैं। उसके बाद शब्दों को बताना है, जैसे एप्पल हो गया, बॉल हो गया। फिर लेटर को जो है वर्ड से रिकनेक्ट करना होगा, कनेक्ट करना होगा, एसोसिएशन करना होगा। तो इस हिसाब से क्या है, जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे छात्र रखे जाते हैं। ऑप्शन ए है केवल स्पेशल स्टूडेंट्स, यानी ओनली स्पेसिफिक स्टूडेंट्स। सेकंड है जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट्स। थर्ड है ओनली जनरल स्टूडेंट्स और फोर्थ है मल्टी लिंग्विस्टिक एंड गिफ्टेड स्टूडेंट्स।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट यानी सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों को सम्मिलित किया जाता है समावेशी शिक्षा में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहता हूँ कि देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, हर वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप यानी कि ऐसा ग्रुप, ऐसे बच्चे जो कि समाज की मुख्य धारा में नहीं हैं, जो शिक्षा की मुख्य धारा में नहीं हैं, उन सब को एक साथ लेते हुए चलना, उन सबको शिक्षा प्रोवाइड करना, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, चाहे विशिष्ट बच्चा हो, चाहे गिफ्टेड चाइल्ड हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति वर्ग धर्म, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किसी भी समुदाय से बिलोंग करता है, और सबको शिक्षा पाने का अधिकार है सामान्य बच्चों के साथ। तो समावेशी शिक्षा क्या है, उन सभी बच्चों को, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो विशिष्ट छात्र हों, चाहे किसी भी प्रकार के हों, वो मुख्य धारा से अगर कटे हुए हैं तो उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमें समावेशी शिक्षा उन्हें प्रोवाइड करनी ही होगी। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है निरस्ता संबंधी दोष, बी है पठन दोष, सी है गणना दोष, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी क्या है, विच टर्म डिफाइंस मैथमेटिकल रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि बच्चा अगर गणित से संबंधित कार्य नहीं कर पा रहा है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो वो किस डिसेबिलिटी का, किस लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है डिसकैलकुलिया। देखिए डिसकैलकुलिया में क्या होता है, बच्चा जब गणित संबंधी समस्याओं को नहीं हल कर पाता है तो उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है, बाकी पठन से संबंधित दोष जो है उसे हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं, निरस्ता है बच्चे के अंदर तो उसे डिस्टोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, यानी सक्सेसफुल इंक्लूजन। जैसा कि इंक्लूजन अभी जस्ट मैंने इस वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि समावेशी शिक्षा क्या है। अब समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है क्षमता निर्माण का अभाव, दूसरा है अभिभावकों की भागीदारी ना होना, तीसरा है अलगाव, चौथा है संवेदनशीलता। तो देखिए समावेशी शिक्षा, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे बच्चे जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं उन सबको जोड़ना, यानी हम ऐसे बच्चों को कब समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे? जब हमारे अंदर संवेदनशीलता होगी, जब हमारे अंदर सिंपैथी होगी, जब हमारे अंदर दूसरों की भावनाओं को, विचारों को समझने की शक्ति होगी। यानी कि हम जितने ज़्यादा संवेदनशील होंगे उतने ही ज़्यादा जो है समावेशी आवश्यकताओं को पाने के लिए सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है सेंसिटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन है आपका व्यवहार, बी है फिजिकल, सी है कॉग्निटिव, और 4 है सेंसरी, यानी डी है सेंसरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सेंसरी। जो संवेद है ये संवेग का तत्व नहीं होता है। देखिए संवेग जो होता है इमोशन होता है, और संवेदनाएं जो होती हैं सेंसरी, यानी सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, आइज ईयर नोज, ठीक है, स्किन, ये सारी चीज़ें वो सेंसेस रिलेटेड है। तो इसमें कहा गया है जो संवेग का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो ऊपर के 3 वाले हैं ये संवेग के तत्व हैं, यानी व्यवहार के माध्यम से हम अपनी संवेदनाओं को प्रकट करते हैं, दैहिक फिजिकल के माध्यम से यानी फेशियल एक्सप्रेशन से, और अपने ज्ञान के माध्यम से भी। लेकिन सेंसरी का कोई रोल नहीं है, वो इसका एलिमेंट नहीं होता है इमोशन का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ज्ञान संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट आंसर है। संज्ञानात्मक जो है आपका करेक्ट सीक्वेंस जो है कॉग्निटिव डोमेन का, पहले नॉलेज आता है, फिर कॉम्प्रिहेंसन है, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, और फिर इवेल्युएशन होता है। ये 6 स्टेप डोमेन है। अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहता हूँ। जो कॉग्निटिव डोमेन है वो BS ब्लूम द्वारा दिया गया था, बेंजामिन S ब्लूम ने इसे दिया था। कब दिया था? 1956 ईस्वी में, और ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया जा चुका है 2001 में, और 2001 में रिवाइज करने के बाद जो नई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें सबसे पहले आता है रिमेंबरिंग, ठीक है, वर्बल फॉर्म में है, यानी वर्ब के फॉर्म में है। तो सबसे पहले आता है आपका रिमेंबरिंग, ध्यान से सुनिएगा, रिमेंबरिंग। नेक्स्ट है आपका लेवल अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आता है
आपका अप्लाइंग, उसके बाद आपका आता है एनालाइज या एनालाइजिंग, उसके बाद आता है आपका इवेल्युएट यानी मूल्यांकन करना, और लास्ट 6 स्टेप जो है क्रिएटिंग, यानी कि जब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 2001 में रिवाइज्ड हुई, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ये बन गया है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कब रिवाइज्ड हुई, तो 2001 ईस्वी में इसे रिवाइज किया गया। और किसको जोड़ा गया, यानी नाउन से चेंज कर दिया गया वर्बल फॉर्म में, यानी वर्ब के फॉर्म में। यहाँ पर पहले देखिए क्या था, नॉलेज था, नॉलेज की जगह रिमेंबरिंग हो गया है। सेकंड स्टेप कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग हो गया है। थर्ड स्टेप अप्लाई हो गया है। फोर्थ स्टेप जो है आपका एनालाइज है। पांचवा स्टेप जो है इवेल्युएशन है, और छठा स्टेप जो है आपका क्रिएटिंग या क्रिएटिविटी जोड़ दी गई है। तो ये रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, यानी अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखिए, अच्छा शिक्षण डेमोक्रेटिक होना चाहिए भाई। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जनतांत्रिक, यानी ऐसा शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो सबका भला कर सके। सेकंड है सिंपैथेटिक होना चाहिए, यानी सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ये भी राइट आंसर है। और चौथा है वांछनीय सूचनाएं देने वाला हो, ये भी राइट आंसर है। डिसायरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होना चाहिए। ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा कि अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या नहीं है, ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब होता है, अगर शिक्षण ऑटोक्रेटिक हो गया तो टीचर अपने ही हिसाब से सारी चीज़ें पढ़ा डालेगा, ना वो बच्चों का ख्याल रखेगा, ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखेगा, ना इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का ख्याल रखेगा। उसका जो मन चाहेगा वो पढ़ाएगा, अपने हिसाब से पढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, यानी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन गिवन बाई, ऑप्शन है विक्टर ब्रूम, 2 है मैस्लो, 3 है हर्जबर्ग, 4 है स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर है विक्टर ब्रूम द्वारा दिया गया है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, विक्टर ब्रूम द्वारा दी गई है, विक्टर ब्रूम द्वारा दी गई है। इसमें इन्होंने 3 स्टेप बताए हैं, एफर्ट यानी प्रयास करना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ताकि आगे के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। एफर्ट के बाद होता है परफॉर्मेंस, इन्होंने बताया है, यानी प्रयास करना, फिर परफॉर्मेंस प्रतिपादन कह लीजिए, प्रदर्शन, और थर्ड स्टेप है लास्ट स्टेप रिवार्ड यानी पुरस्कार। यानी कि सबसे पहले क्या आता है, एफर्ट प्रयास आता है, फिर परफॉर्मेंस, फिर रिवार्ड। एफर्ट को ही यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी कहा गया है, एफर्ट को ही यहाँ पर क्या कहा गया है, एक्सपेक्टेंसी। परफॉर्मेंस कैसे होगा, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी परफॉर्मेंस का जो बेसिक है इंस्ट्रूमेंटेलिटी है। और उसके बाद जो है रिवार्ड का मतलब यहाँ पर इन्होंने बताया है वैलेंस। रिवार्ड का मतलब क्या बताया है, वैलेंस बताया है। तो ये था विक्टर ब्रूम का थ्योरी, ठीक है। अब यानी अब प्रेरणा का सिद्धांत विक्टर ब्रूम द्वारा दिया गया है। मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी आपको पता ही है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक है। स्किनर की जो थ्योरी है, बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है इन्होंने, पुनर्बलन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। हर्जबर्ग की भी इसी तरीके से मोटिवेशनल थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, यानी कि जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है किससे रिलेटेड है, पर्सनल है, सेकंड ऑप्शन है सोशल इंटरेक्शन है, थर्ड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, फोर्थ है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है सूचना प्रक्रियाकरण पर आधारित है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किस पर आधारित है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम पर आधारित है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, या पूछा जा सकता है। तो डेविड आजूबेल द्वारा एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया गया है, डेविड आजूबेल द्वारा जो है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया गया है। कब दिया गया है, 1963 में डेविड आजूबेल ने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो स्किल्स होते हैं विच इज़ यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स। तो स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, यानी कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी रेखीय विक्रम, साखीय विक्रम और तैयारी और अर्जन ये इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रोग्राम लर्निंग या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग किसके द्वारा दी गया है।
दिया गया है? तो BF स्किनर द्वारा दिया गया है, लीनियर प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम लर्निंग। ब्रांचिंग प्रोग्राम किसके द्वारा दिया गया है? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है। किसने दिया है? नॉर्मन ए क्राउडर ने ब्रांचिंग प्रोग्राम दिया है और लीनियर प्रोग्राम दिया गया है BF स्किनर के द्वारा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? अब ऑप्शन क्या है देखिए, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की बात हो रही। पहला ऑप्शन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट जाना चाहिए शिक्षक को पढ़ाते समय, ये भी है। फ्रॉम सीन टू अनसीन, दृश्य से अदृश्य की ओर, ये भी जो है राइट आंसर है। जो निगमन से आगमन की ओर है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है फ्रॉम डिडक्शन टू इंडक्शन, ये जो है राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी कि डिडक्शन से इंडक्शन कोई भी शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र निगमन से आगमन की ओर कुछ नहीं है। निगमन विधि और आगमन विधियां हैं पढ़ाने की, ये शिक्षण सूत्र में काउंट नहीं की जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, यानी जो माइक्रो टीचिंग हम लोग करते हैं क्लासरूम में, उसका पहला पद क्या होता है? तो जो माइक्रो टीचिंग होता है उसका पहला पद ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है, योजना बनाना। कोई भी काम करते समय हमें योजना बनानी पड़ती है, तो जो माइक्रो टीचिंग है उसका फर्स्ट पद है योजना बनाना, यानी प्लानिंग टीचिंग फीडबैक। प्लानिंग टीचिंग फीडबैक, फिर रीप्लानिंग, फिर रीटीचिंग, फिर फीडबैक, यानी ये साइकिल जो है चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग में चौथा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, एक्सप्लोरेशन शामिल होता है, अन्वेषण शामिल होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन शामिल नहीं होता। एब्स्ट्रैक्शन जो है आपका ये कल्पना करना, ये हायर लेवल का हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन लेवल का हो गया, अप्लाइंग लेवल का हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा, अन्वेषण करना जो है अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, यानी फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल बाई, यानी शिक्षा में विकेंद्रीकरण कब संभव होगा? विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? ऐसी शिक्षा जो सबको मिल सके, जन जन तक पहुंच सके। तो ये कब संभव होगा? तो पहला ऑप्शन है देखिए, ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लस्टर एंड ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर्स। भाई सही बात है, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, बिल्कुल सही। बी है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्स पर्सन, ये भी बिल्कुल सही है। और सी है रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल फॉर द यूज़ ऑफ टीचर्स, और टीचरों को संसाधन और प्रासंगिक सामग्री जब प्रचुर मात्रा में मौजूद होगी तो ही जो है शिक्षा का विकेंद्रीकरण हो सकेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 यानी A, B, C तीनों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना के द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसको पीछे से किसी ने बुलाया। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आपके फ्रेंड ने पीछे से आपको बुलाया, तो आप सबसे पहले कैसे रिस्पॉन्स करेंगे उसे? दृष्टि संवेदना से, यानी देख कर, या स्पर्श छू कर, या ध्वनि संवेदना से, या प्रत्यक्षण संवेदना से? तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑडिटरी सेंसेशन सबसे पहले होगा। यानी कि एक छात्र पढ़ रहा है और पीछे से उसे किसी ने बुलाया, तो वह छात्र कैसे अनुक्रिया प्रकट करेगा? ऑडिटरी सेंसेशन के द्वारा अनुक्रिया प्रकट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे थ्योरी? यानी कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसका जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी फर्स्ट स्टेज जो है, उसकी अवधि क्या है? तो ये है 2 से 7 साल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। देखिए ज्या पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ज्या पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, और इनकी जो स्टडी है इसे लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी इसे कहा जाता है। इनकी थ्योरी में जो इन्होंने अध्ययन किया वो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी की थी। इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 भागों में बांटा। पहला प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, 2 से 7 साल की, माफ़ कीजिएगा, पहले जो है, हाँ
माफ़ कीजिएगा, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 से 7 साल की है। बाकी के स्टेज को अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? यानी कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड, मतलब कौन सा लेटर चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर, यानी कि भविष्य की योजना की सूझबूझ जो है बाद की बाल्यावस्था में डेवलप नहीं होती है। बाकी की ये तीनों चीज़ें, यानी कि जब बाल्यावस्था बाद की बाल्यावस्था आती है, लेटर चाइल्डहुड पीरियड जो होता है, उसमें बच्चे का इंटरेस्ट साइंस फिक्शन में होता है, यानी काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेने लगता है, तार्किक शक्ति बढ़ जाती है और काल्पनिक भयों का अंत हो जाता है। क्या चीज़ नहीं होती है? भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं होती है। वो जब बच्चा और बड़ा होता है तब उसके अंदर ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चॉम्स्की। तो देखिए, नोम चॉम्स्की को जो है नेटिविस्ट थ्योरिस्ट भी बोला जाता है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नेटिविस्ट थ्योरिस्ट भी बोला जाता है नोम चॉम्स्की को, ठीक है। इन्होंने बताया था प्रत्येक बच्चे के अंदर जन्म से ही एक एलएडी पाया जाता है। एलएडी का मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, भाषा अधिगम उपकरण पाया जाता है। और अगर क्वेश्चन आगे के पेपर में ये पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल ग्रामर टर्म किसने दिया है, ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रक्चरल ग्रामर टर्म किसने दिया है, जनरेटिव ग्रामर किसने दिया है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर किसने दिया है? तो ये तीनों चीज़ें किससे संबंधित है? नोम चॉम्स्की से संबंधित है। नोम चॉम्स्की का ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट ये तीनों है। पेवलो की थ्योरी कौन सी है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। बिने ने जो है बुद्धि का वो बनाया था, बुद्धि मापने का जो है टेस्ट बनाया था। और मैस्लो की नीड हायरार्किकल थ्योरी है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था आपको पता है, संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है, यानी थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म है ना। और ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहा जाता है, यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है। थॉर्नडाइक की थ्योरी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं, अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं। और इन्होंने 3 नियम दिया था। तत्परता का नियम, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, और लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ये 3 मुख्य नियम इन्होंने दिया था। साथ ही साथ कुछ गौड़ नियम भी दिए थे 5 इन्होंने, तो इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी फ़िलहाल के लिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर हम साइन लर्निंग थ्योरी की बात करें, तो साइन लर्निंग थ्योरी जो दी गई है टॉलमैन के द्वारा दी है, ये भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज, यानी कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 3, यानी 8 से 10 साल का 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण से संबंधित है। यानी गैंग एज हम लोग किस अवस्था कहते हैं? 8 से 10 साल का बच्चा जब होता है तो उसे गैंग एज कहते हैं। और ये डिलेड डेवलपमेंट इज सोशलाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था में से निम्न में से कौन सा है? देखिए, अभी जस्ट पियाजे का क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा था अभी इसकी सारी स्टेजेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसे जो 0 से 2 साल की अवस्था है। उसके बाद सेकेंड स्टेज है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि वहाँ पर दिया था 2 से 7 साल की अवस्था। थर्ड स्टेज है आपका 7 से 11 साल, या कहीं कहीं बुक में 12 साल लिखा होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और जो फाइनल स्टेज है 12 वर्ष से स्टार्ट होता है और एडल्टहुड तक चलता रहता है। तो ये 4 स्टेजेस थी जा पियाजे की, जिसमें से आपका क्वेश्चन ये पूछा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो तृतीय अवस्था कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है तृतीय अवस्था है, जो कि 7 से 11 साल की अवस्था मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पियाजे से पूछा गया है, जिसको मैंने यहाँ पर एक साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्न में से कौन से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है?
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नेचर ऑफ कंटेंट, यानी कि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा कारक नहीं है। तो देखिए, अधिगम की इच्छा ये मनोवैज्ञानिक कारक है, इससे लर्निंग होती है। मोटिवेशन नहीं होगा तो आप लर्निंग नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। यानी आपको कुछ सीखने के लिए माफ़ कीजिएगा, रुचि होनी चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए और अधिगम की इच्छा होनी चाहिए। नेचर ऑफ कंटेंट शामिल इसमें नहीं है, विषय वस्तु का स्वरूप चाहे जो हो उससे कोई मायने फिलहाल इस ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा एल्ट्रुइज्म, यानी कि सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो सहायतापरक व्यवहार एक सामाजिक मूल्य है। बाकी प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता, ये प्राथमिक लक्ष्य के अंतर्गत, ये जो है सामाजिक मूल्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था माफ कीजिएगा, पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। यानी कि बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ह्यूरिस्टिक्स मेथड का ये राइट जो है उदाहरण है, यानी साधन साध्य विश्लेषण और पश्च अन्वेषण जो है ह्यूरिस्टिक मेथड का एग्जाम्पल है। और ये इसमें क्या होता है, हम लोग केवल सेलेक्टेड ओनली रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, केवल हम रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को ही इसमें सेलेक्ट करते हैं। माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है। तो ये जो कहना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एबिंगहस का ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था माफ़ कीजिएगा, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो जो थॉर्नडाइक का प्राथमिक नियम था अभी मैंने जस्ट आपको बताया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस, ये तीनों प्राथमिक नियम हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 है ये प्राथमिक नियम के अंतर्गत नहीं आता है, ये द्वितीयक नियम है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो व्यवहार पर बल देता है, यानी कि कंडीशनिंग का मतलब ही यह होता है कि व्यवहार में परिवर्तन करना, यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन कंडीशंस ऑफ बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, यानी नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत को ही हम लोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो BF स्किनर के द्वारा दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो अधिगम की जो एक विशेषता नहीं है ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अधिगम क्या है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है, ये भी सही है, अभिवृद्धि है। ठीक है, और सी माफ़ कीजिएगा चौथा ऑप्शन, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, ये भी गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही नहीं है, यानी लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, अधिगम को अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये सही ऑप्शन नहीं है, ये अधिगम की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आज हम लोगों ने जो है साइकोलॉजी पार्ट को डिस्कस किया था, माफ़ कीजिएगा किया है। अब कल हम लोग जो है नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल पर विजिट करिए, यहाँ पर सारे कॉन्टेंट पड़े हुए हैं, एक बार ज़रूर चैनल पर विजिट करके कॉन्टेंट का लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन और रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं किसी प्रकार की, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।